क्लास में हम लोग जो न्यूक्लियाई चैप्टर है उसमें आज डिस्कस करने वाले हैं मास एनर्जी। इसमें दो तीन चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, जैसे मास एनर्जी हम लोगों को पढ़ना है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है किसकी हेल्प से, तो आइंस्टीन का जो एनर्जी इक्वेशन दिया गया है E=mc², उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी मास को एनर्जी में या किसी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या E=mc² जो इक्वेशन था सेम इसी फॉर्म में आइंस्टीन ने इस इक्वेशन को दिए थे, तो नहीं। इसे से ये पता चलता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि मास को अगर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया गया, यानी कि m=E/mc²। तो इसमें दो चार स्टेटमेंट है, इसको हमें लिखना है। इन 1905 आइंस्टीन इन हिज स्पेशल थियरी ऑफ द रिलेटिविटी, जो आइंस्टीन की स्पेशल थियरी थी जिसको हम लोग रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, तो आइंस्टीन in his special theory of relativity suggested that क्या सजेस्ट किया था इन्होंने, मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या इन्होंने सजेस्ट किया कि जो मास होता है, मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो मास है वह एनर्जी का ही एक फॉर्म है। पूरी दिख रहा है ना? ठीक है। राजदीप का फोन तो आया था, उसका शायद मंडे से पेपर है। अब वो मैं समझ नहीं पाया कि क्या बोला कि आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने टाइम बता दिया था, लेकिन सर ने नया टाइम भेजा सर, उसका क्या है वो मैसेज भेजा दो। आपने जो मैसेज भेजा ना सर, उसका क्या करना है, वो टाइमिंग भेजा है आपने। कौन सा टाइम भेजा है? ग्रुप में 5th से लेकर 12th तक का सारी क्लासेस पाए वो अभी भेजा है ना? हाँ सर, आज ही भेजा है। हाँ तो भेजा है, तो पकड़ा तो रहे हैं इसी टाइम पे। नहीं सर, वो दूसरा टाइम टेबल था, वो 5 बजे मैथ्स का था और 8 बजे फिजिक्स का था। एक मिनट, थोड़ा सा उसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है।
तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो मास होता है वह एक एनर्जी का ही फॉर्म है या एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ही प्रिडिक्टेड मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, और उन्होंने ये भी बताया कि मास और एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट है, दोनों बात लगभग एक ही है। ही प्रिडिक्टेड मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। ये दोनों चीजें क्या है, दोनों बातें सेम है, यानी कि मास से ही एनर्जी बनती है, एनर्जी से ही मास बनता है। अभी इसको और ये हम लोग देखेंगे। इफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड, इफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड, तब क्या होता है, बाई अमाउंट ई, कितना एनर्जी, तो बाई अमाउंट ई, अगर ई एनर्जी किसी बॉडी की बढ़ जाती है, इट मास इंक्रीजेज बाई एम, तो यहां पे देन इट मास इंक्रीजेज हाँ राजदीप, यस सर। हाँ बेटा देखिए, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही करा है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास एनर्जी, ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्विवेलेंस होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि मास एनर्जी क्या है। तो जैसे कि आइंस्टीन ने सबसे पहले मास और एनर्जी में एक रिलेशन दिए थे, जिसको हम लोग E=mc² के रिलेशन के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर एक रिलेशन है। लेकिन स्टार्टिंग में जो आइंस्टीन जो कॉन्सेप्ट दिए थे वह E=mc² के रूप में नहीं दिए थे, वो m=E/mc² रूप में, मतलब उनके जो माइंड में जो सब फर्स्ट टाइम आइडिया आया था वह m=E/mc² के तरीके से आया था। जैसे यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, इन 1905 आइंस्टीन इन हिज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्टेड दैट मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक जो मास होता है वह एनर्जी का ही फॉर्म है। ही प्रिडिक्टेड मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, उन्होंने बताया कि मास और एनर्जी एक दूसरे के जस्ट सेम है। इफ एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई अमाउंट ऑफ ई, देन इट मास इंक्रीज बाई एम, अगर किसी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है तो क्या होगा, उसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा। और किस रेशियो से होगा, तो m=E/c², वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी रिलेशन को बाद में E=mc² के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है बेटा, तो ये था आइंस्टीन का स्पेशल रिलेटिविटी में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था वह m=E/mc² दिया था। अब हम लोगों को देखना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है और वही ऑब्जेक्ट यदि मूविंग स्टेट में आ जाता है तो इन दोनों सिचुएशन में उनके मासेज में क्या फर्क आता है। तो 100% इस कॉन्सेप्ट की वजह से जब वह ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में आता है तो उसका जो मास होता है वह इंक्रीज हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, तो जितना वह रेस्ट की पोजीशन में था और जितना उसका मास रेस्ट में था उससे ज़्यादा मास हो जाता है जब वह स्पीड में होता है या मूविंग स्टेट में होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हिच हैज मोर मास। क्वेश्चन ये राइज होता है which has more mass,
किसका मास ज्यादा है? किस सिचुएशन में? ये स्टेशनरी बॉल और एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल, ये फर्स्ट पोजिशन, सॉरी या ऐसे लिख सकते हो, ये स्टेशनरी बॉल और ए आइडेंटिकल मूविंग बॉल, इन दोनों में से किसका मास जो है ज्यादा होगा? तो आंसर तो इसका क्या हो गया? आंसर तो जस्ट हो गया मूविंग बॉल का। आंसर क्या हो गया? मूविंग बॉल। मतलब मूविंग बॉल का जो मास होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, है मोर मास, इसका मास ज्यादा होगा। लेकिन क्यों होगा? देखिए, मूविंग बॉल का जो मास होता है, मास मूविंग बॉल, ये इक्वल टू किसके बराबर होगा? जैसे मान लीजिए कि ये बॉल थी, ये रेस्ट में थी, ये रेस्ट में थी। अब ये क्या हुई कि ये अब यहां से यह मूव करने लगी। अब ये डायरेक्शन में क्या करने लगी? ये डायरेक्शन में ये मूव करने लगी। तब मूव करने की वजह से क्या हुआ? इसमें दो चीजें आ गई। एक तो जैसे ही ये मूव करने लगी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि मूवमेंट की वजह से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। और साथ में जो यहाँ पे इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, इसकी वजह से क्या आ गई? एक हीट एनर्जी आ गई। तो इसमें क्या हो गया? अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि यदि किसी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका मास क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और बाकी जो रेस्ट में था, जैसे मान लो कि ये रेस्ट में था, यहाँ पे ये मूविंग में है, तो रेस्ट में तो इसका मास जितना था उतना तो इसका रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी की वजह से उसमें कुछ ना कुछ मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। भले ही वह बहुत ही कम मास इंक्रीज होता हो, क्योंकि उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बताता हूं कि वो कितना छोटा होगा। लेकिन फिर भी क्या होगा? इन दोनों के मासेज में कुछ डिफरेंस आ जाएगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा। इसका मास m है तो इसका मास क्या हो जाएगा? इसका मास कुछ बढ़ के आएगा। मास m तो रहेगा ही रहेगा, साथ में काइनेटिक और हीट एनर्जी की वजह से मास क्या होगा? कुछ इंक्रीज होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ मूविंग बॉल इक्वल टू मास ऑफ स्टेशनरी बॉल, स्टेशनरी प्लस और क्या हो जाएगा इसमें? m एक्स्ट्रा, यानी कि जो मास आया वो एक्स्ट्रा आया। तो अब एक्स्ट्रा क्या है बेटा? वो कौन सा एक्स्ट्रा मास है? तो m एक्स्ट्रा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेयर जो m एक्स्ट्रा है, यानी कि जो उसमें मास एक्स्ट्रा जनरेट हुआ वह कहाँ से हुआ? तो m एक्स्ट्रा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अभी मास इक्वल टू हमने क्या देखा था कि जो मास है वह मास इक्वल टू क्या होता है? तो E अपान में c का स्क्वायर होता है, ये हमने देखा। अगर यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो इसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की जगह पर मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा और इसके अपान में लिखा c स्क्वायर, ये इतना आया। प्लस साथ में और क्या बढ़ा? तो इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यानी कुछ हीट एनर्जी की वजह से भी क्या होगा? कुछ मास बढ़ेगा। और अगर इसी की जगह पे, इस एनर्जी की जगह पे मैं अगर हीट एनर्जी लिख देता हूँ, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी अपान में क्या होगा? c स्क्वायर। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा? कुछ मास तो बढ़ जाएगा, और यही दोनों का मास क्या होगा? m एक्स्ट्रा, मतलब मास एक्स्ट्रा जो होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। आया बेटा ये समझ में? ये क्लियर हुआ क्या? राजदीप, जयेश, सर रिपीट कर दो सर एक बार। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिए थे
वाई एम इक्वल टू क्या था बेटा बता दो, एम इक्वल टू ई अपान में सी स्क्वायर था। अब उन्होंने ये भी बताया था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का एनर्जी बढ़ जाती है तो उसका मास भी बढ़ जाता है। अगर उसकी एनर्जी ई टाइम बढ़ती है या ई बढ़ जाती है तो उसका मास जो एम बढ़ जाता है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ठीक है। अब कोई बॉल जो है रेस्ट की पोजीशन में है तो उसका मास तो उतना ही होगा ना जितना उसे मटेरियल होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है। लेकिन जब ये बॉल अगर रोटेट करने लगे, मूव करने लगे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी या नहीं आएगी? बोलो बेटा। आएगी सर। आएगी। अच्छा, और इसका मास जो रेस्ट में था, क्या उसके मास से उसका मास कम हो जाएगा क्या? जैसे आपके पास 250 ग्राम का एक बॉल है, आपके हाथ में आपने लिया है तो लग रहा है कि 250 ग्राम है। अगर आपने उसको थ्रो कर दिया या ग्राउंड पे उसको आपने लुढ़का दिया तो क्या उसका वेट जो है 250 ग्राम से कम होगा क्या? सर बढ़ेगा। वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो छोड़ो, लेकिन 250 ग्राम तो रहेगा ही रहेगा ना। हाँ सर। उतना तो रहेगा ही। ठीक है, 250 ग्राम तो परफेक्ट रहेगा। मतलब अगर ये बॉल मूविंग स्टेट में आ रही है तो अगर इसका मास रेस्ट में m ग्राम था तो उसका मास यहाँ भी m ग्राम तो रहेगा ही रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब इसके अलावा इसमें क्या एक्स्ट्रा हो रहा है? अगर ये बॉल मूविंग स्टेट में आ रही है तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये बॉल जो है ग्राउंड पे क्या हो रही है? ग्राउंड पे फ्रिक्शन कर रही है, तो ये ग्राउंड और इस बॉल के सरफेस में क्या हो रहा है? एक फ्रिक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हीट एक प्रोड्यूस होगी। वो हीट हमें फील हो रही है कि नहीं हो रही है वो अलग बात है, लेकिन हीट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगी। तो ये दो टाइप की एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर इस रिलेशन से मैं देखूं तो यहाँ पे इस हीट की वजह से मास कितना इंक्रीज हुआ बेटा? तो यहाँ पे हीट एनर्जी अपान में सी स्क्वायर। बोलो बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हुआ। तो इसको m1 मान लेता हूं। और जब ये मूविंग स्टेट में है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी मास इसी रिलेशन से बढ़ जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि m2 है तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी अपान में सी स्क्वायर। बोलो, ये क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। अब ठीक है। और इसका मास एक्चुअल में मास कितना हो गया? इस बॉल का, मूविंग बॉल का जो मास है, अब ये मास कितना हो गया बेटा इसका? देखो, ये ऑलरेडी पहले से कितना था? m था, प्लस में ये m2 बढ़ गया, प्लस में ये m1 बढ़ गया, और ये जाकर के क्या हो गया? ये मूविंग बॉल का मास हो गया। अब यहाँ पे m तो रहेगा ही, m2 के प्लेस पे आ जाएगा ke अपान में सी स्क्वायर, और m1 के प्लेस पे आ जाएगा he अपान में सी स्क्वायर। वही बात तो यहाँ लिखा है बेटा। देखो, जो मूविंग बॉल है उसका मास स्टेशनरी बॉल के मास के साथ साथ क्या हो जाएगा? उसमें कुछ एक्स्ट्रा मास आ जाएगा। वो एक्स्ट्रा मास क्या आएगा? तो उस एक्स्ट्रा मास को मैंने यहाँ बता दिया कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी के ड्यू टू जो मास इंक्रीज होगा वह काइनेटिक एनर्जी अपान में सी स्क्वायर के इक्वल होगा, प्लस हीट एनर्जी के ड्यू टू जो मास इंक्रीज होगा वह हीट एनर्जी अपान सी स्क्वायर के इक्वल होगा। इन दोनों का सम क्या है? m एक्स्ट्रा के बराबर है। मतलब मूविंग बॉल की जो मास होगा वह मास ऑफ बॉल इन स्टेशनरी स्टेट प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर प्लस हीट एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, देयरफॉर मास ऑफ मूविंग बॉल इक्वल टू मास ऑफ स्टेशनरी बॉल प्लस m एक्स्ट्रा के प्लस हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर प्लस हीट एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। ये आपको मिल गया मास। तो अब हमें इस बात का हमेशा वो रखना है, लर्न करके रखना है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को या कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूविंग स्टेट में होता है तो उसका मास एक्चुअल मास से ज्यादा होता है। क्लियर हुआ बेटा? बोलो। हाँ सर क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे देखिए, कितना मास इंक्रीज होगा। अब वो हम लोगों को देखना है।
अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला, वो हमें इतना पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सी की वैल्यू क्या होती है, सिंस सी इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सभी के नीचे सी स्क्वायर है, सभी के नीचे क्या है, सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर सी स्क्वायर अगर करते हो तो 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखो बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी को इसके स्क्वायर से डिवाइड करते हो, काइनेटिक एनर्जी के इसके स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर क्या हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना बेटा, सी स्क्वायर बहुत ज्यादा हो गया, तो जो एम एक्स्ट्रा होगा वो कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एम एक्स्ट्रा क्या होगा, एम जो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है वह बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा। कोई काइनेटिक एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होगी उसको इस नंबर से हमें डिवाइड करना है, तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट आएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है भले वो डेसिमल में बढ़ रहा है लेकिन मास उसका बढ़ेगा इन मूविंग स्टेट। क्लियर हो गया बेटा, बोलो। हाँ सर, क्लियर है। ओके सर हाँ बेटा बोलिए। सर ये बेसिक तो नहीं है, ये सर वो बेसिक का तो नहीं ना, अल्फा बीटा और गामा वेव। हाँ ओके सर, ओके सर। रख कर दो बेटा। यस सर। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये राइज होता है कि फाइंड द इंक्रीज इन मास ऑफ 1 kg वाटर व्हेन इट अब्जॉर्ब्स 4.2 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ एनर्जी। मतलब यदि किसी 1 kg वाटर को अगर उसको एनर्जी दे दिया जाए कितना, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ एनर्जी दिया जाए तो उसके मास में कितना इंक्रीजिंग आ जाएगी, ये हम लोग को चेक करना है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंक्रीज इन मास ऑफ, फाइंड द इंक्रीज इन मास ऑफ 1 kg of water when it absorbs 4.2 into 10⁻³ जूल ऑफ एनर्जी। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, सिंपल क्वेश्चन है, सेम वैसे ही आ जाएंगे। ये पूछे कितना मास इंक्रीज होगा, तो ऑलरेडी हम लोग फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है, m इक्वल टू ई अपान में सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ई कितना है, ऑलरेडी एनर्जी हमारे सामने दिख रही है, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेट करने के बाद से ये पे अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 4.7 इंटू 4.7 इंटू 10⁻⁻14 kg, -14 kg मास है, तो इसकी यूनिट केजी में आ जाएगी। ये इतना मास, इतना क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आप देखो बेटा यहाँ पे ये 10⁻⁻14 है, मतलब 10⁻14 नीचे आएगा,
इसको डिवाइड करेंगे, देयर आर वेरी वेरी लिस्ट अमाउंट, ये बहुत छोटा अमाउंट है, इतना मास बढ़ेगा मतलब 1 kg प्लस ये जो आएगा उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन क्या है, दिस इज वेरी स्मॉल, लेकिन बट नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, मतलब मास कुछ ना कुछ क्या हो गया, बढ़ गया। इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल बट नॉट इक्वल टू जीरो, या जीरो के बराबर नहीं है, मतलब मास कुछ ना कुछ क्या होगा, बढ़ जाएगा उसका। ठीक है बेटा, यस ओके। रब करो बेटा इसको। यस सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज मास, मास क्या है? व्हाट इज मास? को इंक लाइट में कहीं पीछे रूम में होगी। लाग दो जरा। प्रैक्टिस को करिए। तो मास क्या है बेटा? मास इज ए प्रॉपर्टी दैट ऑल एनर्जी एग्जिबिट्स। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हर टाइप की एनर्जी क्या होती है, उसके अंदर होती है। तो ये उसमें हो रहेगा, मास इज ए प्रॉपर्टी that all energy exhibits जिसमें ऑल टाइप की एनर्जीज क्या होती हैं, एग्जिबिट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास इज एन आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए बॉडी। यहां पे मास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी बॉडी में कितनी एनर्जी है, वही एक तरीके से क्या है, मास है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, मास इज एन आइडिया ऑफ एनर्जी, एन आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए बॉडी। किसी बॉडी में कुल कितनी एनर्जी है वह किससे बदलता है, उससे मास से। एनर्जी सॉरी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन बॉडी, ये बेटा ठीक है। अब यहां पे ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग E इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्यों लिखते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्यों लिखते हैं। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ मास, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसके मास ओरिजिनल मास से या पहले वाले मास से कुछ कम हो गया, तो मास कम होने का मतलब क्या हुआ कि मास कहाँ गया राजदीप। मास किसी चीज का यदि डिक्रीज हो रहा है, मास किसी चीज का डिक्रीज हो रहा है, तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, फिर वो मूव कर रहा है। ओहो मूव कर रहा है, मूव करेगा तब तो उसका मास बढ़ता है। सर इंक्रीज करेगा ना फिर।
हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर वो मूव करेगा तब तो मास इंक्रीज करेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कहीं डिक्रीज कर गया या कुछ मास उसका डिसअपियर हो गया तो क्या उसमें क्या फेनोमेना हो गई, मतलब उससे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है? सर ग्रेविटी। हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी। ओके, मतलब ये हो गया कि वहां से जो मास डिसअपियर हो गया उसमें, तो वह मास किसमें बदल गया? एनर्जी में बदल गया। मतलब जितना मास डिसअपियर हुआ उतना मास किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस बात समझ में आ गई क्या है भाई? पहले भी तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे वो डीके में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मास कम होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाता है। समझ में आता रही क्या? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास में डिक्रीजिंग आती है, कमी आती है, डिफेक्ट आता है, तो उसके एनर्जी क्या, उसका मास क्या हो रहा है, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कह सकते हैं? इफ मास डिसअपियर, इफ मास एम disappear, that means it released in energy form। वह एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? रिलीज हो जाता है, ठीक है, या एनर्जी को रिलीज करता है। करने का मतलब ये हो गया इन एनर्जी या रिलीज इन एनर्जी, आप ऐसा लिख दो बस, इतना भी हो गया। वह एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाता है, ठीक है। और यही रीजन है कि हम लोग क्या लिखते हैं? E = mc², E = mc²। यही रीजन है कि m = E/c² को E = mc² लिखा गया, क्योंकि यदि किसी ऑब्जेक्ट के मास में कुछ कमी आ रही है, डिसअपियर हो रहा है, कुछ उसमें से मास कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वह जो मास डिक्रीज हो रहा है वह किसके रूप में रिलीज हो रहा है? एनर्जी के रूप में, यानी कि वह एनर्जी बन जा रहा है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, या इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मास है वह कन्वर्ट होता है किसमें? एनर्जी के रूप में। मीन्स मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास जो है, जितना डिफेक्ट आया है, जितनी डिक्रीजिंग आई है मास में, वह एनर्जी के रूप में क्या होता है? एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया बेटा। और कल की क्लास रहेगी बेटा, कल की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी। राजदीप आपका क्या है बेटा, कल आप आ सकते हो कि परसों का पेपर है आपका? फिजिक्स से